Welcome back students. Linear differential equation of higher order with constant coefficient के पर्टिकुलर इंटीग्रल का आज लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल रूल फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल, इज नोन एज द जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब होता है कि हम किसी भी फंक्शन के लिए इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं रूल क्या है। मान लीजिए क्यू कोई ऐसा फंक्शन है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, नॉट डिस्कस्ड येट, अभी तक आपने नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये ई टू दी पावर एक्स का केस है, न साइन है, न कॉस एक्स है, न पॉलिनोमियल फंक्शन है, और न ही इनके कॉम्बिनेशन है। कुछ और फंक्शन आ गया जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाएगा। तो उसका जो रूल है उसको देखिए आप। उसका जो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है यहाँ पर 1 अपॉन एफ ऑफ डी, जो भी फंक्शन दिया जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर का, और फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसा फंक्शन, या आप चाहें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू, लिख देते हैं एफ ऑफ डी देन क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना होगा। सबसे पहला काम होगा कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन यहाँ डिनोमिनेटर में दिया गया है, इस एफ ऑफ डी के आप करिए लीनियर फैक्टर्स। इसको हमें लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा। लीनियर फैक्टर मतलब आप समझते होंगे जिसमें टी की पावर 1 वाले टर्म्स आ रही हों। तो जब आपने इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया तो ये फंक्शन बन जाएगा टी प्लस, सपोज किया अल्फा और टी माइनस अल्फा। इस तरह से फंक्शन बन गया। और यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है हमारा, ठीक। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जैसे लीनियर फैक्टर में हो गया तो 1, अब आप अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से ये जो 1/d प्लस अल्फा और 1/d माइनस अल्फा है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो ये d प्लस अल्फा और d माइनस अल्फा की जो टर्म है ये ब्रेक हो जाएगी। दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, तो ये d प्लस अल्फा और d अपॉन d माइनस अल्फा के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद में हम यहाँ पर जो रूल डिस्कस कर रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जब ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया तो हमारी स्टेप क्या हो जाएगी। हमारे स्टेप में ये नेक्स्ट स्टेप के बाद में ये फंक्शन बन जाएगा ए अपॉन टी प्लस अल्फा क्यू प्लस टी अपॉन टी माइनस अल्फा। मतलब ये पूरी प्रोसीजर है, हम मतलब अभी रेडी कर रहे हैं फंक्शन को जनरल रूल अप्लाई करने के लिए। जब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तब हम रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए रूल नोट कर लीजिए बहुत सावधानी से। रूल क्या होगा, जनरल रूल है कि अगर हमारे पास दिया गया है 1/t माइनस अल्फा क्यू, where q is any function which is not discussed yet है, उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वो बनेगा e टू द पावर अल्फा एक्स इनसाइड द इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू, और दोनों ही फंक्शन x के हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से अगर ये 1/d प्लस अल्फा बनता है, उस केस में हम इस रूल को लिखेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रल e टू द पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स, ठीक है। ये रूल हमें याद होना चाहिए, टू बी रिमेम्बर जनरल रूल। अगर ये याद नहीं है तो फिर हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये रूल हम लोगों ने याद कर लिया है। 1/d माइनस अल्फा क्यू है तो माइनस है तो माइनस साइन अंदर की तरफ आएगा, और डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो प्लस साइन इंटीग्रल के अंदर आएगा। अगर आपने इतना याद रख लिया तो मेरे ख्याल से रूल बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने डिस्कस किया है प्रोसीजर पता होना चाहिए। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखा गया है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन उसको लीनियर ऑपरेटर में ब्रेक करें, लीनियर फैक्टर्स में।
फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद ये रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इस जनरल रूल का एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जनरल रूल के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी आप लोगों को समझाने के लिए। सॉल्व d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब देखिए, हमने जो रूल डिस्कस किए हैं उसमें कॉसेक नहीं लिया, हमने साइन और कॉस की बात की थी। कॉसेक, कॉट, टेन, सेक, इस तरह के फंक्शन की बात नहीं करी थी। तो अगर जो भी मैंने फंक्शन अभी नाम बताए, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, तो हम जनरल रूल को वहां पर अप्लाई करेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला काम होगा इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना। तो जो इक्वेशन है हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ऑपोजिट इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की जो वैल्यूज मिलेंगी या एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, आ जाएगी माइनस। इसका मतलब हो गया कि m की जो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आयोटा आ रही है। आप इसको रूट माइनस 1 लिख सकते हैं, रूट माइनस 1 का मतलब हुआ प्लस माइनस आयोटा। इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं, इमेजनरी रूट्स है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा वो भी अब लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा, यहाँ 0i लिखा जा सकता है, 0 प्लस माइनस आई, अल्फा की वैल्यू 0 हुई तो रूल इमेजनरी रूट्स वाला अप्लाई हो जाएगा। मेरा सॉल्यूशन बनेगा सी एफ, लिखते हैं C1 कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही है तो कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, और जो फंक्शन आपको दिया गया है उस फंक्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बनता है 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन है कॉसेक एक्स। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का यहाँ पर बेटा जनरल रूल ही अप्लाई होगा, है ना। तो अब जनरल रूल अप्लाई है तो उसकी कंडीशन क्या लिखी थी हमने? सबसे पहले हमने बात की थी कि जो टी स्क्वायर प्लस 1 है इसे हमें लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना होगा। लीनियर फैक्टर में कैसे ब्रेक करेंगे? स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप देखिए, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं ऑब्जर्व इक्वेशन, हमने डी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 थी इक्वेशन, इसको हमने एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 रखा। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यूज आ गई है प्लस माइनस आई। इसका मतलब हुआ कि m प्लस आई और m माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ, राइट। अब हमने जो इक्वेशन फॉर्म की थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d बाई डी या कैपिटल D की जगह m रख रहे थे। इसका मतलब हुआ कि ये d प्लस आई इंटू डी माइनस आई है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 ही बनेगा। इसीलिए लीनियर फैक्टर्स जो रूट्स मिल रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, उसी की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो प्लस आई और माइनस आई रूट्स थे, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं डी प्लस आई डी माइनस आई आर द लीनियर फैक्टर्स ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1, और एक कॉसेक जो फंक्शन था एज इट इज आ गया। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ किया है आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं साफ कर देता हूँ, राइट। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। लीनियर फैक्टर में जब ये ब्रेक हो गया, अब लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद हम जो स्टेप थी नेक्स्ट क्या थी? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन बेटा आप लोगों ने कौन सी क्लास में पढ़ा है? पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने, वो तो स्टूडेंट्स ने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, उस पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का, कैसे किया जाए? तो हम जानते हैं 1 अपॉन टी प्लस आई, मैंने लिखा भी था अभी फॉर्मूला जब बता रहा था, टी माइनस आई, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है। दो लीनियर फैक्टर है तो ये हो जाएगा ए अपॉन टी प्लस आई प्लस टी अपॉन टी माइनस आई। सही है, किया जाएगा। इसके आधार पे
ए और बी की वैल्यूज हमको निकालना है। जब ए की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम डी की जगह माइनस का आई रख देंगे। जैसे ही आपने डी की जगह माइनस आई रखा, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको पार्शियल ये फ्रैक्शन का, डी की जगह जैसे ही आपने माइनस आई रखा तो ये वाला पार्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब माइनस आई रखा तो माइनस का आई माइनस टू आई बन जाएगा। तो ए की वैल्यू निकल कर आ रही है माइनस का 1/2 आई। ये आपको समझ में आई? आई होप कि आना चाहिए। हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए डी की जगह माइनस का आई रख दिया तो ए की वैल्यू मिलेगी। माइनस आई रख रहे हैं तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, इसको हटा दीजिए, 1/-2 आई मिल जाएगा यहाँ पर आई रखने पर, माइनस का आई रखने पर। ठीक है, तो ए की वैल्यू -2 आई आई। इसी तरीके से जब बी की वैल्यू निकालना है तो बी के अपॉन में क्या आ रहा है, डी माइनस आई आ रहा है, तो हम डी के प्लेस पर रख देंगे आई। कहाँ रखना है डी के प्लेस पे आई? लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे डी की जगह आई। डी की प्लेस पर आई रखा तो ये सेकंड वाला टर्म ऑफ जीरो फैक्टर जीरो हो जाएगा, आई रखा तो आई आई 2 आई हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाती है 1/2 आई। आई होप ये क्लियर है आपको। इस तरीके से अब ए और बी की वैल्यूज जो है उसको आप यहाँ रख दीजिए। मेरा जो फंक्शन था अब मैं यहाँ पर ब्रेक करके लिख सकता हूँ लीनियर फैक्टर की हेल्प से। पहला जो पार्ट है वो बन जाएगा 1/डी आई, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 आई डी प्लस आई कॉसेक एक्स। दूसरा पार्ट है प्लस डी की वैल्यू 1/2 आई और डी माइनस आई कॉसेक एक्स। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं इन टर्म्स को अरेंज करके लिख रहा हूँ, जो पॉजिटिव वाली साइड टर्म है इसको पहले लिख देते हैं और जो नेगेटिव टर्म है उसको मैं बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब जो फंक्शन हमने आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन लिखा है उसको मैं लिखता हूँ। तो जो फंक्शन है 1/2 आई तो कॉमन ही आ रहा था दोनों में, तो 1/2 आई कॉमन आ गया। यहाँ से पहला वाला जो पार्ट था बन जाएगा 1/d माइनस आई और यहाँ पर है कॉसेक एक्स। दूसरी टर्म डी प्लस आई वाली निगेटिव आ रही थी, माइनस का 1/d प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पर है कॉसेक एक्स। तो जो रिक्वायरमेंट थी जनरल रूल अप्लाई करने की वहां तक काम हमने कर लिया है। अब हमें दोनों जगह अलग अलग जनरल रूल अप्लाई करना होगा, तो मैं इसको पार्ट वाइज कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट वाइज थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से। नाउ अब हम पहला वाला पार्ट ले रहे हैं 1/d माइनस आई कॉसेक एक्स। तो जब हमने सॉल्व किया तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, पहले फार्मूला लिख देता हूँ उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या था हमारा, हम लोगों ने लिखा था कि अगर 1/d माइनस अल्फा क्यूब है तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा e⁻α x इंटीग्रल के अंदर e⁻−α x क्यूब dx बन रहा था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फंक्शन है 1/d माइनस आई कॉसेक एक्स है। अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, आई। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा e⁻IX। इंटीग्रल के अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा e⁻−IX क्यू की जो वैल्यू है वो है कॉसेक एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते टाइम अब थोड़ी सी समस्या आ रही है क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रल बन गया, यहाँ पर कॉसेक आ गया, e⁻IX आ गया। स्टूडेंट्स जनरली देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो आइलेट रूल लगाने की सोचते हैं, लेकिन ये स्पेशल इंटीग्रल है, आइलेट रूल से नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग अब यहाँ पर आइडेंटिटी याद रखनी होगी। ऑयलर्स आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, तो ऑयलर्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको चेंज करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, e⁻I अगर होता है तो हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं।
ठीक, e की पावर माइनस आई थीटा है तो उसकी जगह कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, इन दोनों को अगर ऐड किया तो एडिशन करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन थीटा, कैंसिल हो गया, इसके अपॉन में 2 कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये राइट साइड में 2 कॉस थीटा बनेगा। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन करने पर ये बन जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा और बराबर में कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाली टर्म का, यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा आई साइन थीटा तो 2 आई साइन थीटा बन जाएगा, तो 2 आई को यहाँ फॉर्म में लगा दिया साइन थीटा। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि जनरल रूल के ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी अप्लाई होना है। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी आपके सामने है, तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ e टू द पावर आई एक्स एज इट इज हो गया इंटीग्रल के बाहर वाला, इंटीग्रल के अंदर हमने e की पावर माइनस आई एक्स को रख दिया कॉस थीटा, मतलब अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर x है, ठीक, तो हम लिख देंगे कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स और ये है कॉसेक एक्स dx, ठीक है। अब कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन अगर आप लिखते हैं कॉसेक को तो ये इंटीग्रल बन जाएगा e की पावर आई एक्स कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा बच्चों, कॉट एक्स हो जाता है, माइनस आई साइन और उसके बाद में कॉसेक का 1 अपॉन साइन 1 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म मेरे पास स्केल बचेगी माइनस का आई और आप इंटीग्रेट। अब देखिए जो इंटीग्रल इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था आपको अभी e टू दी पावर आई एक्स कॉसेक एक्स, उसमें हमने जैसे ही ऑयलर्स आइडेंटिटी अप्लाई की बहुत सिंपल ये इंटीग्रल बन जाता है। इसको आपने सॉल्व किया तो यह आ जाएगा e टू दी पावर आई एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से बताएं आप, कॉट एक्स होता है कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, ठीक, साइन को आप मान लीजिए टी 1 अपॉन टी लॉग टी, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, क्योंकि कॉस अपॉन साइन है, साइन को टी मान के आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस आई का इंटीग्रेशन आई एक्स हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल हुआ। सिमिलरली अब इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्योंकि हमने इंटीग्रल यहाँ छोड़ दिया था ना इस स्टेप के बाद में, यहाँ देखिए इस इंटीग्रल को हमने 2 पार्ट में सॉल्व किया है, पहला पार्ट 1 अपॉन डी माइनस आई वाला हुआ, इसी तरीके से अब जब डी प्लस आई कॉसेक एक्स को जब सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, अब मैं थोड़ा सा चालाकी कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या चालाकी कर रहा हूँ, हम कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ आई और माइनस आई के साइन का चेंज है ना, तो बस पूरा जब सॉल्यूशन ऐसे ही होगा और प्लस आई की जगह माइनस का आई आ जाएगा, तो मेरा सॉल्यूशन में ऊपर जो सॉल्यूशन लिखा है उसी में जहाँ भी आई लिखा गया है उस आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का आई लगा दूंगा, मेरा जो सॉल्यूशन है बन जाएगा e टू दी पावर माइनस आई एक्स। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस है, सेम स्टेप्स आपकी रिपीट होगी, तो चेंज क्या होना है, तो आई की जगह माइनस आई आना है, तो माइनस आई की जगह माइनस आई रखा तो प्लस का आई हो गया यहाँ पर, तो हमने ये सॉल्यूशन लिख दिया। तो अब हमारे पास दोनों पार्ट का सॉल्यूशन जो यहाँ छोड़ा था आपने, दोनों के पार्ट को इंटीग्रेट आपने करके लिख दिया है, तो मेरा जो नाउ पुट बोथ द पार्ट्स जो आपने लिखा था उसे क्वेश्चन में रख देंगे, ठीक है, मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है पी आई है वो क्या बन जाएगा 1/2i और ब्रैकेट के अंदर क्या है यहाँ पे पहला पार्ट है ये लिखा गया है e टू दी पावर आई एक्स और यहाँ पर है log साइन एक्स माइनस आई एक्स, ये आपने 1/d माइनस आई कॉसेक एक्स को लिख दिया। अब उसके बाद में माइनस साइन है, ठीक है ना, माइनस साइन है तो माइनस साइन के बाद दूसरा पार्ट 1/d प्लस आई वाला लिखा e टू दी पावर माइनस आई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा log साइन एक्स माइनस प्लस आई एक्स, ये हमने वैल्यूज रखी, ठीक है, कहाँ पर वैल्यू रखी, अब मैं इसके आगे का जो पार्ट है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो 1/2i बाहर है
ब्रैकेट के अंदर log sin x वाली टर्म को हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों जगह log sin x आ रहा है दोनों में। कैसे हम ये e की पावर ix का मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, तो log sin x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। log sin x कॉमन लिया तो अंदर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, e टू दी पावर ix माइनस e टू दी पावर माइनस i। ठीक, अब यहाँ पर देखिए e की पावर ix, यहाँ पर ix को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लस का ix कॉमन ले लेता हूँ। प्लस का ix अगर आपने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस का ले रहे हैं आप साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास निगेटिव आ रहा था ये ना, ये ix आपने बाहर लिया है, तो यहाँ से ही आ जाएगा हमारे पास e टू दी पावर ix और आगे क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर अब। ठीक है, e टू दी पावर माइनस x या वन में, यहाँ पर आपने माइनस साइन दिया है बेटा, नहीं दिस इज माइनस। ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी, आप देख लीजिए जरा ध्यान से। ठीक है, log sin x, फर्स्ट log sin x को कॉमन लिया, यहाँ से e की पावर ix आ गया, यहाँ से e की पावर माइनस x ix आ गया। सेकेंड वाली टर्म थी तो यहाँ से हमने माइनस का i कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस i कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव e की पावर ix बन जाएगा, और ये माइनस बाहर गया यहाँ से तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस था दोनों टर्म में। अब हम जो 2i है इसका मल्टीप्लाई अंदर की तरफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास जो रिजल्ट है अब वो बन जाएगा log sin x, और ये हो गया e टू दी पावर ix माइनस e टू दी पावर माइनस ix ये अपॉन में 2i, जो कि 2i का मल्टीप्लाई बाहर ब्रैकेट में है ना, कॉमन था, दोनों में कर दिया माइनस। अब यहाँ 2i का मल्टीप्लाई किया तो i से i कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं अब x, ये यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा x e टू दी पावर ix प्लस e टू दी पावर माइनस ix, और ये 2 जो बाहर था यहाँ पर अब इसके अपॉन हो जाए। तो दिस इज दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन जो हमने लिखा। अब ऑयलर्स आइडेंटिटी में अभी कुछ देर पहले मैंने इसको sin x बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा log sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x माइनस x, इसको हमने cos x बताया था, रियल पार्ट cos x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा। अब इस तरह से जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन का वो क्या बन जाएगा, c1, क्योंकि 0 प्लस माइनस i आया था, तो c1 cos x प्लस c2 sin x, फिर आगे प्लस लॉग ब्रैकेट में sin x मल्टीप्लिकेशन में sin x माइनस x cos x, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जनरल रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस में यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इनको आप कर सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स, सेक के प्लेस पर 10 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कॉट भी आ सकता है, और क्वेश्चन का सोल्यूशन लगभग सभी एक जैसा ही होगा। इसके अलावा ए की डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं, ए के प्लेस पर 1 रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है, 3 रखा जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो ये जनरल रूल हमने यहाँ डिस्कस किया है आज पर्टिकुलर इंटीग्रल का, और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट सीरीज का लास्ट लेक्चर था आज हमारा। इसके बाद में जो रहेगा हम कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें इन्हीं रूल्स की हेल्प हम लेंगे, इसका एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया होगा।
इन केस कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करिए एंड आई विल रिस्पॉन्ड योर कमेंट्स एंड प्लीज बी कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.